नई दिल्ली में विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 100% साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में काम करने का किया वादा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, प्रदेश भर में अक्टूबर से शुरू होगी ई टिकटिंग की प्रक्रिया। निजी परिवहन सेवाओं की संख्या में की जाएगी कमी। पीजीआईएमएस रोहतक को मिली कोरोना की संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी। 12 से 65 वर्ष के 40 लोगों को किया जाएगा ट्रायल में शामिल। और कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने की प्रेस वार्ता। आईसीएमआर ने लोगों से कोरोना टेस्टिंग से ना डरने की अपील की। नमस्कार, मैं सुरेंद्र कुमार। अब समाचार विस्तार से। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर शिक्षा मंत्रालय की तरफ से आज नई दिल्ली में एक समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक समेत कई शिक्षाविदों ने भाग लिया। मानव विकास और समाज के लिए उनके अधिकारों को जानने और साक्षरता की ओर मानव चेतना को बढ़ावा देने के लिए हर साल 8 सितंबर को साक्षरता दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल ने ट्वीट करते हुए कहा कि पढ़ने से बड़ा कोई आनंद नहीं हो सकता और ना ही ज्ञान से बड़ा कोई मित्र हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस पर हम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 सुधारों को अनुपालना करते हुए 100% साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में काम करने का वादा करते हैं। वहीं अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस के मौके पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने शिक्षा की अहमियत पर जोर दिया है। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कोई आसपास निरक्षर हो तो उसे पढ़ना लिखना सिखाएं। आइए मिलकर साक्षर भारत का सपना साकार करें। शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर लोगों का आह्वान किया कि वे अपने आसपास के निरक्षर और गरीब बच्चों का साक्षर बनना सुनिश्चित करें, क्योंकि बच्चे देश की धरोहर और भावी राष्ट्र निर्माता हैं। विश्व साक्षरता दिवस के अवसर पर जारी एक संदेश में शिक्षा मंत्री ने कहा कि हर बच्चे को अच्छी से अच्छी शिक्षा और संस्कारों का ज्ञान होना अति आवश्यक है, ताकि वे आगे चलकर राष्ट्र को अच्छी दिशा देने में सक्षम हो पाएं। इसीलिए पाठशालाओं में बच्चों को अच्छी शिक्षा और संस्कारों का ज्ञान दिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति में आमूलचूल परिवर्तन किए गए हैं, ताकि सूचना प्रौद्योगिकी के वर्तमान युग में बच्चों को गुणवत्तापरक शिक्षा प्रदान की जा सके। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने आज चंडीगढ़ में आयोजित हरियाणा परिवहन विभाग की बैठक के बाद बताया कि प्रदेश में ई टिकटिंग की प्रक्रिया अक्टूबर से शुरू कर दी जाएगी। उन्होंने बताया कि केंद्र के नए दिशा निर्देशों के अनुसार अंतर्राज्यीय बस सेवा को लेकर प्रदेश की तैयारियों का जायजा लिया गया है। मूलचंद शर्मा ने कहा कि अनलॉक प्रक्रिया के बाद प्रदेश में हरियाणा रोडवेज बसें ना चलने के कारण निजी वाहनों की संख्या ज्यादा हो गई थी, जिन पर अब रोडवेज की फ्लाइंग स्क्वाड द्वारा लगाम लगाने का काम किया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता को सुविधा देने के लिए हरियाणा रोडवेज की बसों को पूरी क्षमता के साथ चलाया जाएगा। साथ ही जिन राज्यों में अभी अंतर्राज्यीय बस सेवा शुरू नहीं हुई है, वहां भी बस सेवा को जल्द शुरू करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हरियाणा रोडवेज की बसें नहीं थी सड़क पर, प्राइवेट व्हीकल बहुत ज़्यादा थे और प्राइवेट व्हीकलों की जो प्राइवेट बस हैं या मैक्सी हैं या दूसरे प्राइवेट व्हीकल हैं, उन सबको लगाम लगाने का काम करें। और हरियाणा रोडवेज की जो बसें उनको आम आदमी, हरियाणा का जो आदमी उसका लाभ ले। उसमें 15-20 आदमी भर लेते हैं, एक्सीडेंट हो जाओ कोई, उनके जीवन कोई परवाह नहीं है। इस तरह के व्हीकल जितने भी जो रोड पे अनौथ है, इन सबको हम पकड़ेंगे, इनके चालान करेंगे, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने आज रजिस्ट्रेशन डीड से संबंधित विभागों की बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि जमीनों की ऑनलाइन रजिस्ट्रियों के मामले में आ रही दिक्कतों को यथाशीघ्र दूर करें, ताकि लोगों का तत्काल कार्य हो सके। उन्होंने कार्य में सुस्ती दिखाने वाले अधिकारियों को चेताते हुए कहा कि अगर वे अपनी जिम्मेदारियों के प्रति गंभीर नहीं हुए तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। रजिस्ट्री के लिए उपायुक्त व जिला राजस्व अधिकारियों को भी प्रशिक्षण दिया जाएगा, जो कि वे आगे प्रॉपर्टी डीलरों को प्रशिक्षित करेंगे, ताकि पात्र लोगों को रजिस्ट्री करवाने में किसी प्रकार की परेशानी का सामना ना करना पड़े। उप मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे समस्याओं को जल्द निपटान के लिए समर्पित टीम की जिम्मेवारी लगाएं, ताकि लोगों को सुविधा हो और सिस्टम में पारदर्शिता आए।
भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कल जींद में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए कहा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में 3 अध्यादेश लागू किए हैं जो कि पूर्णतः किसानों के हित में हैं। प्रदेश अध्यक्ष ने कहा कि मंडियों में सरकारी खरीद पहले की तरह रहेगी, इसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि किसान के पास विकल्प रहेगा कि वो अपनी फसल को मंडी के अंदर बेचना चाहता है या बाहर। उन्होंने बताया कि भाजपा समूचे प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं दीनदयाल उपाध्याय की जयंती को पखवाड़े के रूप में मनाया जाएगा। ओपी धनखड़ ने बताया कि इन पखवाड़ों के दौरान प्रधानमंत्री के आत्मनिर्भर भारत अभियान को सफल बनाने के लिए लोकल फॉर वोकल पर देशी उत्पाद के मेले लगाए जाएंगे। ने प्रदेशव्यापी कार्यक्रमों की रचना की है। मोदी जी के जन्मदिन पर पर्यावरण संरक्षण की दृष्टि से एक कार्यक्रम लेंगे। मोदी जी को हाँ, पॉलीथीन को ना। दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती से और गांधी जी की जयंती तक आत्मनिर्भर भारत की जो योजनाएं हैं, गरीबों को लाभ देने की, चाहे कोई रेहड़ी पटरी वाला है, कोई मनरेगा वाला है, ऐसे भिन्न भिन्न स्कीमों पर लाभार्थी को सीधा लाभ पहुंचाने का काम करेंगे। ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने पीजीआईएमएस रोहतक को कोविड-19 की रोकथाम के लिए संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी दे दी है। पीजीआईएमएस रोहतक देश भर के उन 13 चिकित्सा संस्थानों में शामिल है जहां कोवैक्सीन का ट्रायल किया जा रहा है। वैक्सीन का पहला चरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। पहले चरण के ट्रायल में सभी वॉलंटियर्स के शरीर में 4 गुना एंटीबॉडी मिली है और सभी वॉलंटियर्स स्वस्थ हैं। अब दूसरे चरण में पीजीआईएमएस में पंजीकरण कराने वाले वॉलंटियर्स की स्क्रीनिंग का काम शुरू हो गया है। प्रथम चरण में 18 वर्ष से 55 वर्ष के लोगों को शामिल किया गया था, जबकि दूसरे चरण में 12 वर्ष से 65 वर्ष तक के लोगों को शामिल किया जाएगा। दूसरे चरण में 40 लोगों को वैक्सीन दी जाएगी। हेल्थ यूनिवर्सिटी के वीसी डॉक्टर ओपी कालरा ने उम्मीद जताई है कि जिस प्रकार प्रथम चरण में डॉक्टरों की टीम को सफलता मिली है, दूसरे चरण का ट्रायल भी सफल होगा और जल्द ही वैक्सीन लोगों के इस्तेमाल के लिए तैयार हो जाएगी। जो भी सारे सेंटर से रिपोर्ट्स आई हैं उसके बेस में डिसीजन लिया गया है कि इसका फेज़ 2 भी शुरू करना है और हमें इसके बारे में परमिशन 2 दिन पहले ही भारत बायोटेक से आ गई है और आज लोगों की स्क्रीनिंग शुरू कर दी गई है और 15 वॉलंटियर्स की फेज़ 2 के अंदर स्क्रीनिंग की गई है और इनमें ब्लड टेस्ट के बाद में जो भी वॉलंटियर सूटेबल पाए जाएंगे उनके अंदर ये टेस्ट वैक्सीन दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय ने आज देश में कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर प्रेस वार्ता का आयोजन किया। मंत्रालय ने कहा कि हमारा रिकवरी रेट अच्छा है और मोर्टेलिटी रेट भी दुनिया में सबसे अच्छे में से एक है। वहीं आईसीएमआर ने लोगों से टेस्टिंग से ना डरने की अपील करते हुए कहा कि देर होगी तो किसी भी उम्र के शख्स को दिक्कत हो सकती है। स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण ने कहा कि आज देश में 8,83,000 एक्टिव केस हैं और 33,23,000 लोग कोरोना संक्रमण से ठीक हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर 53 मौतें दर्ज की गई हैं, जो ज्यादा प्रभावित देशों में सबसे कम है। जिन देशों में भारत की तुलना की जा रही है वहां प्रति 10 लाख आबादी पर 500 से 600 मौतें हो रही हैं। पिछले एक सप्ताह में अगर आप देखें तो हमने प्रतिदिन औसतन 10 लाख से ज़्यादा टेस्ट किए हैं। रिकवर्ड पेशेंट्स की संख्या देखें, जो लोग ठीक हो गए हैं, वो 33 लाख से ज़्यादा हैं और पिछले 24 घंटों में हमने देश की हाईएस्ट सिंगल डे रिकवरी रिकॉर्ड की है, जिसमें कि 73,642 लोग रिकवर हुए हैं और जो केस फैटेलिटी रेट है वो लगातार घट रहा है। नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. पॉल ने कहा कि लोगों को वायरस से डरना चाहिए, टेस्टिंग से नहीं। से डरना नहीं है। हमें ये भी खबर आती है, पता चलता है कि अगर आपको सिम्टम है, खांसी है, बुखार है, तो अवॉइड भी किया जा रहा है। अब तो इतनी टेस्टिंग है कि टेस्टिंग सरकारी सिस्टम में और प्राइवेट में भी किसी हद तक रेडीली अवेलेबल है। हिसार में कोविड-19 के बढ़ते मामलों के मद्देनजर आमजन को जागरूक करने के लिए जिले में 2 वेब पोर्टल कोविड डैशबोर्ड और इंटीग्रेटेड कोविड मैनेजमेंट एवं कंट्रोल एप्लीकेशन लॉन्च किए गए हैं। इन पोर्टल के जरिए लोग कोविड-19 से जुड़ी हर जानकारी प्राप्त कर सकेंगे। उपायुक्त डॉक्टर प्रियंका सोनी ने आज हिसार में पोर्टल का उद्घाटन किया।
उपायुक्त ने बताया कि इन पोर्टल पर जिले में कोविड-19 से संक्रमित मामलों की जानकारी और कोविड की जांच कहां और कैसे करवाएं, इस बारे में भी विस्तार से जानकारी दी गई है। वहीं आमजन इस पोर्टल पर हिसार से बाहर जाने व हिसार आने के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करा सकते हैं। जिला उपायुक्त ने आमजन से अपील करते हुए कहा कि घर से बाहर निकलते समय मास्क अवश्य लगाएं और कोरोना के लक्षण नजर आने पर तुरंत अपनी जांच करवाएं। मेन स्टैटिस्टिक्स हैं कोविड-19 से संबंधित, वो इस पे प्रदर्शित होंगी और कोई भी व्यक्ति hisar.nic.in इस वेबसाइट पे जाके कोविड-19 के डैशबोर्ड पे ये डिटेल्स देख सकता है। आगे इसमें जितने हमारे कंटेनमेंट जोन्स बने हुए हैं और जो हमारे पास बेड्स हैं, हॉस्पिटल बेड्स हैं, उन सब की सूचना भी इसमें उपलब्ध रहेंगी। प्रदेश से जुड़ी खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारे साथ फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल को फॉलो कर सकते हैं। केंद्र सरकार की किसान उत्पादक संघ योजना के तहत किसान परंपरागत फसलों के स्थान पर फूलों, शहद, मशरूम आदि की खेती करके ज्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। योजना के तहत हर एफपीओ को 15 लाख रुपए की राशि दी जाएगी। एक एफपीओ से 300 किसान जुड़ सकते हैं जो बिना किसी बिचौलिए के अपने उत्पादनों को अच्छे दामों पर बेचकर लाभ उठा सकते हैं। कैथल जिले के प्रगतिशील किसान सतबीर प्योदा ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई एफपीओ योजना किसान हितैषी है। डॉक्टर करमचंद, कृषि उपनिदेशक, ने बताया कि इसके लिए जिला उपायुक्त द्वारा कमेटी गठित कर जिला परियोजना संयोजक की भी नियुक्ति की गई है जो किसानों की मदद करेंगे। उन्होंने कहा कि सभी किसान योजना के तहत जल्द पंजीकरण करवाएं ताकि वे अपनी फसल को सीधा बेच सकें और आमदनी में बढ़ोतरी कर सकें। किसानों के एक समूह बनाए जाएं और उसको बोलते हैं फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन, एफपीओज। उनको कंपनीज एक्ट में सरकार स्वयं ट्रेनिंग देकर कि किस तरह से कार्य करना है और किस तरह से नहीं, तो उसको रजिस्ट्रेशन करा रही है और रजिस्ट्रेशन के साथ साथ उसको आधिकारिक रूप से स्टार्टिंग से चलाने के लिए कि क्या तरह का प्रोसीजर होगा, किस तरह का ऑफिस होगा, उसमें इक्विटी फंड भी 15 लाख रुपए की तक की सरकार ने घोषणा। किसानों को प्रति एफपीओ 15 लाख रुपए एक प्रोत्साहन के रूप में देने का वो निर्णय लिया है। हर एफपीओ में कम से कम 300 किसान जुड़े होते हैं। उससे क्या फायदा होता है कि जिस किसान के पास जिस लेवल की फसल होती है वो एफपीओ के थ्रू डायरेक्ट मार्केट में चली जाती है। उसमें बिचौलिए का जो कमीशन होता है वो डायरेक्ट किसान को बचता है। प्रदेश सरकार ने कई सरकारी स्कूलों को राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा प्रदान किया है, जिसके तहत अब इन स्कूलों में बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। यमुनानगर के रादौर में भी शिक्षा विभाग ने राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय को राजकीय मॉडल संस्कृति सीनियर सेकेंडरी स्कूल का दर्जा प्रदान किया है। रादौर विधानसभा क्षेत्र में ये पहला ऐसा स्कूल होगा जहां बच्चों को 6ठी से 12वीं तक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा दी जाएगी। शिक्षा विभाग की ओर से रादौर के इस सरकारी स्कूल में अंग्रेजी भाषा के ज्ञान के लिए इंग्लिश लैब खोली जा रही है, जिसको लेकर विभाग की ओर से स्कूल में 30 कंप्यूटर भेजे गए हैं। स्कूल इंचार्ज महाकर सिंह ने बताया कि स्कूल में जल्द ही अंग्रेजी माध्यम से बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्मार्ट कक्षाएं, कंप्यूटर लैब और साइंस लैब की सुविधाएं दी जाएंगी। उन्होंने कहा कि अंग्रेजी माध्यम से स्कूल में गुणवत्ता के आधार पर शिक्षा दी जाएगी, जिसके लिए बच्चों से नामात्र की फीस ली जाएगी। घोषणा की गई थी कि ब्लॉक स्तर पर हमारी सरकार संस्कृति स्कूल स्थापित करने जा रही है। उस घोषणा के तहत ही सरकार ने लिस्ट जारी की है और जिस लिस्ट में गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल रादौर का भी नाम है और ये हमारे रादौर हल्का वासियों के लिए, रादौर के निवासियों के लिए बड़ी खुशी की बात है। स्थानीय लोगों ने भी बच्चों को अंग्रेजी माध्यम से आधुनिक शिक्षा देने की योजना का स्वागत किया है। उन्होंने कहा कि सरकार की इस योजना से गरीब वर्ग के बच्चे आधुनिक अंग्रेजी माध्यम से शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे। बहुत खुशी की बात है कि हमारे स्कूल को अब इंग्लिश मीडियम का दर्जा दिया जा रहा है, क्योंकि पहले बहुत से बच्चे जो इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ना चाहते थे वो इस वजह से नहीं पढ़ पाते थे, क्योंकि उन घर में पैसों की प्रॉब्लम की वजह से उनके पेरेंट्स अलाउ नहीं कर पाते थे। जो बच्चे इंग्लिश माध्यम से नहीं पढ़ सकते थे, उनके माँ बाप गरीब थे, नहीं पढ़ा सकते थे, अब उन बच्चों को बहुत ज़्यादा सुविधा मिलेगी और ये स्कूल एक आधुनिक स्कूल बनेगा। जितने भी ये प्राइवेट आधुनिक स्कूल हैं उनको ये टक्कर देगा।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा संचालित सेंट्रल सेक्टर स्कॉलरशिप स्कीम फॉर कॉलेज एंड यूनिवर्सिटी स्टूडेंट के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर 2020 निर्धारित की गई है। इस स्कीम के लिए पात्र छात्र छात्राओं की सूची शिक्षा बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड कर दी गई है। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड से संबंधित सीनियर सेकेंडरी परीक्षा मार्च 2020 में 80% या इससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले छात्र स्कॉलरशिप के लिए आवेदन कर सकते हैं। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष डॉक्टर जगबीर सिंह ने बताया कि सभी वर्ग के छात्र छात्राएं जिनके माता पिता की वार्षिक आय 8 लाख रुपए तक है, वे इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। नई दिल्ली में विश्व साक्षरता दिवस के मौके पर समारोह का किया गया आयोजन। शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने 100% साक्षरता प्राप्त करने की दिशा में काम करने का किया वादा। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा, प्रदेश भर में अक्टूबर से शुरू होगी ई टिकटिंग की प्रक्रिया। निजी परिवहन सेवाओं की संख्या में की जाएगी कमी। पीजीआईएमएस रोहतक को मिली कोरोना की संभावित वैक्सीन कोवैक्सीन के दूसरे चरण के ट्रायल की मंजूरी। 12 से 65 वर्ष के 40 लोगों को किया जाएगा ट्रायल में शामिल। और कोरोना की वर्तमान स्थिति को लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय ने की प्रेस वार्ता। आईसीएमआर ने लोगों से कोरोना टेस्टिंग से ना डरने की अपील की। समाचार में आज इतना ही। नमस्कार।